एमए फाइनल की सभी छात्राओं को गुड मॉर्निंग। पूर्व के वीडियो में हमने कृषक समाज में 3 श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें प्रथम श्रेणी थी खुद काश्तकार और दूसरी श्रेणी थी पाही और तीसरी श्रेणी थी मजदूर वर्ग या निम्न वर्ग जिसे हम कह सकते हैं। अब उससे आगे आज हम अध्ययन करेंगे कि ये जो 3 श्रेणियाँ थीं, इन 3 श्रेणियों की स्थिति क्या थी। श्रेणियों में उसमें हम देखेंगे कि श्रेणियों में लचीलापन पाया जाता था और उन श्रेणियों के माध्यम से 19वीं शताब्दी में जाति व्यवस्था से मुक्त होने का अवसर भी प्राप्त हुआ और 17वीं 18वीं शताब्दी में इस श्रेणियों की स्थिति में परिवर्तन हमें देखने को मिला और उसके पश्चात अब भू स्वामित्व का प्रश्न उठा और उस भू स्वामित्व किसका था, इसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों का विवरण हम इसके अंतर्गत देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो गैर कृषक वर्ग था, यानी जिसे हम व्यावसायिक वर्ग भी कह सकते हैं, ग्रामीण समाज में उसकी स्थिति क्या पाई जाती थी। इन सभी श्रेणियों और वर्गों में किस प्रकार से संचालन किया जाता था और कौन कौन से ग्राम अधिकारी पाए जाते थे, इन सब का विवरण आज हम पढ़ेंगे और उसके बाद ये अध्याय आपका समाप्त हो जाएगा। इसमें पहला जो आपका है पॉइंट वो है श्रेणियों में लचीलापन। 19वीं शताब्दी में जो भू राजस्व का सर्वेक्षण किया गया था, उससे संबंधित यदि हम दस्तावेज़ों को देखें तो हमें ये पता चलता है कि जितनी भी खेती योग्य भूमि पाई जाती थी उस काल में, उसे पाही सौदा करने की स्थिति में था। यानी दूसरी जो श्रेणी थी पाही, वह उसको सौदा करने की या उसके प्रथम श्रेणी में पहुंचने की स्थिति में पाई जाती थी। और जब भूमि पर दबाव बढ़ जाता था तो पाही की स्थिति कष्टदायक हो जाती थी और वह मनमौजी काश्तकार के रूप में पहुंच जाता था। लेकिन दूसरी बात हमें यह भी ध्यान रखनी है कि मध्यकाल में अतिरिक्त भूमि उपलब्ध थी, बहुत भूमि की उपलब्धता पाई जाती थी और इसी कारण पाही की स्थिति दूसरी श्रेणी की स्थिति अच्छी थी और वह उनमें और पाही में और खुद काश्तकार प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में अधिक अंतर नहीं रहता था और एक पाही वर्ग दूसरी वर्ग में यानी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत भी अपने प्रयासों से स्थानांतरित हो जाता था। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि उस काल की जो स्थिति थी उसमें लचीलापन हमें देखने को मिलता है और एक वर्ग प्रथम वर्ग दूसरे वर्ग और दूसरा वर्ग प्रथम वर्ग की स्थिति में स्थानांतरित हो सकता था। तो यह उस काल की एक विशेषता कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति के कारण जब लचीलापन उनमें पाया जाता था तो जाति व्यवस्था का प्रादुर्भाव जो हो रहा था, उस दुष्प्रभाव से भी यह स्थिति मुक्त होने का अवसर उन्हें प्रदान करती थी। अब यदि ये थे दोनों वर्ग आपके स्टूडेंट्स, अगर अब तीसरे वर्ग की स्थिति को यदि हम देखते हैं तो निम्न जाति के लोग भी इस लचीलेपन का लाभ उठाने का प्रयास करते थे। अब वो कैसे प्रयास करते थे, अगर इसको यदि हम देखें तो ये निम्न जाति या निम्न वर्ग जो था, नए गांव में जाकर खेती करने और जो जोतने लायक भूमि नहीं थी उस पर
कास्त करके, काम करके स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता था। यानी दूसरे नए गांवों में जाकर, समझ में आया आपके, कि नए गांवों में जाकर वह खेती करता था, जोत करने का काम करते था, और जो बंजर भूमि थी, जो खेती के योग्य नहीं थी, उस भूमि को सुधार कर उस पर काम करके वह स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार अर्जित कर लेता था। या फिर वह ऐसे कस्बों में चला जाता था जहाँ पर उसके जीविका उपार्जन के साधन उसे उपलब्ध होते थे, और ऐसे गांवों में, ऐसे कस्बों में वह जातीय दबाव से भी मुक्त हो जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे हमें सर्वेक्षण संबंधित दस्तावेज प्राप्त होते हैं जिसमें इन तीनों वर्गों में लचीलापन हमें प्राप्त होता है, और ये एक दूसरे की स्थिति को प्राप्त करना उनके लिए संभव पाया जाता था। और 18वीं शताब्दी का यदि हम अध्ययन करें तो भारतीय समाज में विकास की पृष्ठभूमि क्या रही, 19वीं शताब्दी से पहले 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज के विकास की पृष्ठभूमि क्या रही, यदि हम इन सब तथ्यों का इतिहासकारों, चाहे उसमें भारतीय इतिहासकार हों चाहे यूरोपीय इतिहासकार हों, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ग्रामीण स्वायत्तता की जो हम बात करते हैं वह गलत दिशा की तरफ जाने लगा, और भारतीय मध्यकाल के समाज में इसको ये माना जाने लगा कि प्राकृतिक अर्थव्यवस्था पर यह आधारित है। यानी इसका मतलब आप समझ गए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमने स्थान स्थान पर ये बात की कि हमारे जो गांव थे वो स्वायत्त थे, और इस विचारधारा को धीरे धीरे बल मिला यूरोपियन इतिहासकारों के द्वारा और भारतीय इतिहासकारों के द्वारा, और वो ये मान बैठे कि हमारी जो व्यवस्था थी, ग्रामीण समाज की जो व्यवस्था थी मध्यकालीन, वह प्राकृतिक अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। लेकिन ऐसा नहीं था। मध्यकाल में एक परिवर्तन प्रारंभ हो गया था, और हम क्या, वो परिवर्तन कैसे प्रारंभ हुआ था कि धीरे धीरे शहरों का तेज़ी से विकास हो रहा था, और विशेषकर उनमें उन वस्तुओं को हम ले सकते हैं जो कि शहरों की ओर हमें ले जा रही थी। वो था राष्ट्रीय बाज़ारों का उद्भव और विश्व बाज़ार में बढ़ती हुई भारतीय वित्तीय लागत और भारतीय व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन में बढ़ना और मुद्रा व्यवस्था, तटीय क्षेत्रों में निरंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रवेश करना, ये उस काल की प्रमुख विशेषताएं मानी जा सकती है। यानी 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में आपको स्टूडेंट्स को ये बात समझनी होगी कि इन शताब्दियों में काफ़ी परिवर्तन हमें व्यवसाय के प्रति देखने को मिलता है, जो कि एक परिवर्तन आम माना जा सकता है, जिसमें कि राष्ट्रीय बाज़ारों का विश्व के बाज़ारों का प्रभाव बढ़ने लगा और उत्पादन में भी, व्यावसायिक उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी और मुद्रा व्यवस्था में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। अब इस संबंध में कि ये जो परिवर्तन हुए, उस संबंध में कुछ इतिहासकारों के विवरण उदाहरण के रूप में हम देखेंगे। उसमें है एक आपके इतिहासकार A.I. चिचरो। उनकी ये मान्यता है कि जो व्यावसायिक उद्योगों के कारण संपत्ति जो बढ़ती जा रही थी समाज में, कुछ वर्गों में संपत्ति बढ़ती जा रही थी, उसके कारण हमें समाज में असमानता भी देखने को मिली और इसके कारण, संपत्ति की बढ़ोतरी के कारण जो वंशानुगत भूमिपति थे उनकी स्थिति भी स्पष्ट होने लगी और धनाढ्य परिवारों में सामंतशाही का उद्भव भी इसके कारण होने लगा। और उसका प्रभाव आप देखिए, उसका जो प्रभाव है
ये जो समाज में असमानता धन के कारण, धन की बढ़ोतरी के कारण हुई, उसके कारण सामंतशाही बढ़ी और उसी के कारण ग्रामीण समुदाय का धीरे धीरे पतन होने की तरफ अग्रसर हुआ। और इसका परिणाम ये निकला कि इसने भारतीय ग्रामीण व्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया और भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में जमींदार, महाजन, ग्राम प्रमुख, ये जो लोग थे और जिनके पास ग्रामीण व्यवस्था में पर्याप्त साधन उपलब्ध थे कृषि विकास के लिए, वह इनको पूंजी उपलब्ध कराने लगे। और उसका परिणाम ये निकला कि उपलब्ध जो पूंजी निम्न वर्ग को हुई और उसमें व्यावसायिक फसलों का उत्पादन उन्होंने शुरू किया और उसके कारण ये कहा गया कि खरीफ की जो फसल थी और रबी की जो फसल थी उसमें परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। यानी उच्च वर्ग के द्वारा जमींदार वर्ग के बना, आपको ये समझना है कि जमींदार वर्ग, उच्च वर्ग, धनाढ्य वर्ग के द्वारा निम्न जातियों को, निम्न वर्ग को व्यावसायिक उत्पादन करने के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और उससे व्यावसायिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और उसी के परिणाम स्वरूप रबी और खरीफ की जो फसल थी उसके अनुपात में परिवर्तन आना शुरू हुआ और उससे इन वर्गों ने, उच्च वर्ग ने वित्तीय कार्यों के लेन देन का काम शुरू कर दिया। और इसी कारण 18वीं शताब्दी तक आते आते महाजन वर्ग की, धनाढ्य वर्ग की, विभिन्न वर्गों के लोगों को कृषि विकास में सहयोग प्रदान करने के कारण महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इन तीनों श्रेणियों की स्थिति को हमने इन पॉइंट्स के माध्यम से स्पष्ट किया और उससे आपको समझने में सुविधा रही होगी। अब एक और जो प्रश्न इसके बाद उठता है वो है कि कृषि वर्ग जो था ग्रामीण समाज में, उस वर्ग का स्वामित्व भूमि पर कितना था और इसके संबंध में विभिन्न जो प्रश्न हमारे सामने उठते हैं, उन प्रश्नों पर विभिन्न इतिहासकारों के माध्यम से, मध्यकालीन इतिहासकारों के माध्यम से, अंग्रेज इतिहासकारों के माध्यम से इस प्रश्न का हल निकालने का हम प्रयास करेंगे। और उसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि भूमि पर किसका, ग्रामीण समाज में किसका अधिकार था, इस स्वरूप को समझने के लिए हमें कृषक समाज और ग्रामीण समाज के संबंधों पर विचार करना होगा। अब अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे पूरे पूर्व भारत में भूमि का स्वामी कौन था, इस बात पर जो हमारे आधुनिक लेखक हैं उन्होंने काफ़ी अनुसंधान, रिसर्च और खोज करने का प्रयास किया है। और इसमें सबसे इस विषय पर जो अनुसंधान हुआ उसमें हम अंग्रेज प्रशासकों का विशेष योगदान मानते हैं। उन्होंने पहली बार, अंग्रेज प्रशासकों ने ये प्रयास किया कि कृषक अधिकारों और मूल्यों और राज्य के भू स्वामित्व की प्रकृति और विषय जो था उसमें भारत में किस प्रकार से विस्तार हुआ, यानी किसान के अधिकार और राज्य के भूमि पर अधिकार की प्रकृति के विषय में उन्होंने छानबीन प्रारंभ की। और कहा जाता है कि उस समय मुग़ल कालीन इतिहास को यदि हम देखें तो जो बादशाह हुआ करता था, मुग़ल कालीन बादशाह या राजा जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं, उसकी एक मत हमें ये प्राप्त होता है कि भूमि का स्वामित्व उसके पास था, जबकि
अंग्रेज ग्रामीण व्यवस्था में इतिहासकारों ने भी इस पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की, लेकिन वर्तमान में यह मत स्वीकार के योग्य नहीं है। क्यों स्वीकार्य नहीं है, इसके बारे में अगर हम विचार करें तो मध्यकालीन हिंदू और मुस्लिम भू स्वामित्व के प्रश्न पर हमें कहीं भी निश्चित विवरण प्राप्त नहीं होता है। इसके संबंध में चाहे हम मध्यकालीन हिंदू साक्ष्य लें या मुस्लिम साक्ष्य लें तो इस पर कोई निश्चित नियम नहीं पाया जाता था। एक हमारे इतिहासकार हैं, मध्यकालीन इतिहासकार अबुल फजल, जिसका आप सभी ने नाम सुना है। उन्होंने इसके बारे में एक लाइन लिखी है, प्रभुता का पारितोषिक, ये शब्द हमें दिया है और इसके माध्यम से इसके औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया है। अब ये प्रभुता का पारितोषिक क्या है, यानी प्रभुता का पारितोषिक का मतलब है, प्रभुता शब्द कोई पहले हम लें तो प्रभुता किसके पास थी, मध्यकालीन बादशाह के पास या राजा के पास। यानी राजा जो था वह हमें प्रजा को, किसानों को सुरक्षा प्रदान करता था, न्याय प्रदान करता था। तो उसके बदले में उसे ये भूमि का पारितोष दिया गया था या इनाम के रूप में उसको दिया गया था। यानी चूँकि बादशाह संप्रभु था और उसके पास प्रभुता पाई जाती थी, तो बादशाह को सैनिक रखने के लिए अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती थी। और इन्हीं साधनों को उपलब्ध करवाने के लिए, आप समझिए कि उन्हीं साधनों को उपलब्ध करवाने के लिए शासक के द्वारा, बादशाह के द्वारा, राजा के द्वारा भू राजस्व एकत्रित किया जाता था और उस एकत्रित भू राजस्व से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके प्रजा को सुरक्षा और न्याय प्रदान करता था। और इसी कारण अबू फजल ने इसे प्रभुता का पारितोषिक नाम से इसे संबोधित किया है और इसके औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया है। दूसरी तरफ ये थी ग्रामीण समाज की स्थिति। अगर दूसरी तरफ यदि हम शहरी क्षेत्र को लें इसके विपरीत, तो शहरी क्षेत्र में हमें व्यक्तिगत संपत्ति का अस्तित्व स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो यानी शहरी जो प्रजा थी उस प्रजा के पास अपनी व्यक्तिगत संपत्ति पाई जाती थी और स्वामी मालिक के रूप में बादशाह की प्रजा द्वारा उस भू क्षेत्र को बादशाह को बेचने का और स्वामित्व के विषय में विवादों को निपटाने का भी अधिकार बादशाह के पास था। ये हमें उल्लेख शहरी क्षेत्र के संबंध में देखने को मिलता है। और सामयिक जो उस काल के तथ्य हमें प्राप्त होते हैं और जो शब्दों का प्रयोग उस काल में किया गया है वो प्रमाणित ये करते हैं कि मुगल काल में बादशाह के अतिरिक्त लोग भू क्षेत्र पर अपने अधिकार का दावा करते थे और उस भूमि पर उनका स्वामित्व माना जाता था। यानी ग्रामीण क्षेत्र में तो प्रभुता का पारितोषिक था और ग्रामीण समाज के किसानों का उस भूमि पर अधिकार पाया जाता था। और शहरी क्षेत्रों में यदि हम सामयिक तथ्यों को एकत्रित करके बात करें तो मुगल बादशाह के अतिरिक्त, मुगल बादशाह की जो भूमि होती थी उसके अतिरिक्त जो भू क्षेत्र होता था उस पर भी लोग अपना अधिकार का दावा करते थे। उदाहरण के रूप में हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि जो औरंगजेब था उस औरंगजेब के द्वारा मोहम्मद हाशिम को एक फरमान जारी किया गया था और उसमें
कृषक या किसान के लिए मालिक शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इस फरमान से हम इस बात को पुष्ट कर सकते हैं। दूसरी ओर एक और जो इतिहासकार हैं, आपने खाफी खां का नाम सुना होगा, उन्होंने एक बात कही है और वो ये कहते हैं कि राजस्व अधिकारियों के द्वारा किसानों की जो ज़मीन थी, वंशानुगत ज़मीन और संपत्ति को बेचने की अगर कोई शासक के द्वारा कार्यवाही की जाती है तो वह अनुचित है। तो यानी खाफी खां भी इस बात का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हमें सरकारी दस्तावेज में ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं जिसमें किसानों की व्यक्तिगत संपत्ति को दर्शाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इसी भू स्वामित्व के प्रश्न पर गुजरात से संबंधित 18वीं शताब्दी में एक राजस्व अधिकारी का सर्वेक्षण के आधार पर स्वामित्व शब्द की न्यायिक परिभाषा उसने प्रचलित की है और उसमें उसने ये कहा है कि जमींदारों के अधिकारों एवं भूमि पर उनके स्वामित्व की छानबीन करने का कार्य गुजरात में प्रारंभ किया गया और उनने तथ्यों के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि ग्रामीण कृषक समाज में जमींदारों खुद काश्तकारों को प्राप्त स्वामित्व के अधिकार प्राप्त थे और उसकी उन्होंने पुष्टि की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न मुगलकालीन साक्ष्य हमें इस बात की पुष्टि करते हैं कि भूमि पर किसानों का अधिकार होता था और साथ ही किसान अपनी भूमि पर खेती करने के उत्तरदायित्व से बंधा हुआ था। यानी वह किसान का अधिकार अपनी भूमि पर होता था और वह उस पर खेती करने से बंधा हुआ था। लेकिन यदि वह अपने कृषि क्षेत्र को खेतों को छोड़ना चाहता था और खेती करने से इनकार करना चाहता था तो वह अपने इस अधिकार से बाहर हो जाता था। जहां हम किसानों के स्थान परिवर्तन के इस प्रकार के उदाहरण प्राप्त नहीं होते हैं, वहीं पर ऐसे दृष्टांतों की हमें कमी नहीं है जहाँ की किसानों को स्थान छोड़कर बाहर जाने पर पाबंदी लगाई गई और वह वापस आ गए और वापस वहाँ आकर बसने को मजबूर हुए और उन्होंने राज्य के अधिकारियों से मालिकाना हक भी प्राप्त किया। तो इस प्रकार की परिस्थितियां भी हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रश्न का भू स्वामित्व का जो प्रश्न उपस्थित हुआ और उस भू स्वामित्व पर अधिकार की यदि हम बात करें तो किसानों का इस पर अधिकार करने की पुष्टि हमें प्राप्त होती है। तो ये था हमारा कृषक समाज। अब दूसरा वर्ग जो पाया जाता है ग्रामीण समाज में वह था गैर कृषक वर्ग या व्यावसायिक वर्ग। और उस व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि प्रत्येक गांव में हमें कृषक एवं गैर कृषक अथवा व्यावसायिक लोग मिलजुल कर रहने के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। और मध्यकालीन भारत में भी ग्रामीण समाज में व्यावसायिक वर्ग का अस्तित्व पाया जाता था और सभी व्यवसाय के लोग हर गांव में रहते थे। अगर हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जो पुराने बड़े गांव थे उन पुराने बड़े गांवों की स्थिति को यह हम देखें तो वहाँ तो प्रत्येक गांव में इनका अस्तित्व पाया जाता था, लेकिन जो परंपरागत रूप में ग्रामीण समाज में कृषक वर्ग के लोगों के द्वारा
दस्तकारों को जो संरक्षण प्रदान किया जाता था उन्हें चाकरों के नाम से पुकारा जाता था और उनको उनके काम के बदले में किसानों के द्वारा कृषि उत्पादन का कुछ भाग दे दिया जाता था, जिसे रूसम के नाम से पुकारते हैं। और राजस्थान के यदि इस संबंध में गैर व्यावसायिक वर्ग के संबंध में यदि हम राजस्थानी दस्तावेज़ों को देखते हैं तो हमें ये विवरण प्राप्त होता है कि ये जो पुराने गांवों में ग्रामीण दस्तकार निवास करते थे वह गांवों के लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और साथ में ही छोटे गांवों के लोगों की आवश्यकताओं भी की पूर्ति भी करते थे। अब इसको हम विभिन्न उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के उदाहरणों के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। और दक्षिण भारत में यदि उदाहरण के रूप में हम लें तो तमिलनाडु और कर्नाटक के प्रदेशों में जो ग्रामीण दस्तकार थे उन्हें शुल्क और आयम कहा जाता था। और 18वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत के प्रत्येक गांव में 12 तरह के उद्यमी हुआ करते थे, यानी 12 तरह के दस्तकार हुआ करते थे। उनमें से जिन प्रमुख नाम मैं बताना चाहूँगी, जैसे लेखा जोखा रखने वाला, मुखिया, खाती, धोबी, पुरोहित, नाई, चमार, सुनार, पहरेदार, पानी देने वाला, लुहार, कुम्हार, जिन्हें अयागार के नाम से भी पुकारा जाता था। वस्तुतः यह शुल्क काश्तकार की उपज में से निश्चित भाग के रूप में हुआ करता था और कई बार ऐसा भी होता था कि ग्रामीण समुदाय द्वारा इन्हें भूमि का छोटा सा टुकड़ा भी दे दिया जाता था और जिन पर काश्तकारों का वंशानुगत अधिकार माना जाता था। और इनकी जो इस प्रकार की स्थिति है, जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक गांव में 12 तरह के उद्यमी होते थे, तो मैसूर और कोरोमंडल तटीय क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में यदि हम देखें उदाहरण के रूप में, तो महाराष्ट्र में ग्रामीण दस्तकारों को बलूतदार, हकदार, इनामदार के नाम से पुकारा जाता था। और इसके संबंध में अंग्रेज़ जो प्रशासक है टी मार्शल, उसने ये कहा है कि काश्तकारों की सेवा के लिए देहाती दस्तकारों की व्यवस्था थी और उनको कुछ लाभ इससे प्राप्त होता था और किसानों के द्वारा उन्हें कुछ शुल्क प्रदान किया जाता था, जिससे और कुछ भूमि प्रदान कर दी जाती थी जिससे कि वो जीवन यापन अपना कर सकें। इसके अलावा एक और अंग्रेज इतिहासकार है जेम्स फोर्स, इन्होंने भी कहा है कि गुजरात में भी इसी प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। एक और जो अगर हम राजस्थान और पंजाब का उदाहरण लें तो उसमें दस्तकारों को ज़मीन जो दी जाती थी उसको कमीन क्यारू कहा जाता था, कमीन क्यारू के नाम से पुकारा जाता था और इनकी स्थिति जो थी वो किसानों से निम्न हुआ करती थी। 17वीं एक और उदाहरण यदि हम देखें तो 17वीं शताब्दी का, जिसमें मुनोत नैन्सी के द्वारा पश्चिम जो राजस्थान है उनमें दस्तकारों की स्थिति को आधार मानकर ये कहा गया है कि दस्तकारी से संबंधित वर्गों को समाज में निम्न स्थान प्राप्त था। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तरी भारत के इन क्षेत्रों में ग्राम समुदाय द्वारा ग्रामीण सेवकों को वंशानुगत भूमि नहीं दी जाती थी और उसमें से किसानों की उपज में से ही कुछ हिस्सा प्रदान कर दिया जाता था, जबकि दक्षिणी भारत में
आपने देखा कि दक्षिणी भारत में उनको भूमि का कुछ टुकड़ा दे दिया जाता था, लेकिन उत्तरी भारत में मोनोतनेंसी के द्वारा उनको नहीं दिया जाता था। और इसके अलावा यदि हम देखें तो ग्रामीण समाज में दस्तकारों की जो उत्पादन प्रक्रिया थी और व्यावसायिक जो कार्य विभाजन था, उसने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन समाज में किया था। और बाहर जो बाजार परिवर्तित हुए थे और उसने ही ग्रामीण स्वायत्तता को खंडित किया था। और धीरे धीरे दोनों के बीच, यानी किसानों के बीच में और दस्तकारों के बीच में वस्तु विनिमय के संबंध बन गए थे। और ये कहा जाता है कि ग्रामीण समाज के संपन्न और योग्य दस्तकार धीरे धीरे नगरीय बाजारों की ओर जाने लगे थे और उसकी तरफ उनका आकर्षण पैदा होना शुरू हो गया था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमें ग्रामीण समाज में दस्तकारों या चाकरों का परंपरागत रूप देखने को मिलता है और साथ ही परिवर्तन भी देखने को मिलता है। और इस सारे साक्ष्यों से हम ये कह सकते हैं कि मजदूर काश्तकार काश्तकारी अधिकार प्राप्त करके अपनी स्थिति को अच्छा बना सकते थे। नवीन गांव में खुद काश्तकारी अधिकार प्राप्त कर सकते थे और निम्न या अस्पृश्य जाति के लोगों को अपने व्यवसाय में परिवर्तन लाने के लिए जातियों की संख्या में वृद्धि करने में इसने सहायता प्रदान की थी। और कृषक जाति को भू राजस्व नियमित रूप से देना पड़ता था और ये कृषक जीवी जाति के लोग प्रमुख जाति के जमींदारों के अधिकारों को भी स्वीकार कर लेते थे। तो निष्कर्ष रूप से हम ये देखते हैं कि आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए श्रम विभाजन और काश्तकारों में जाति भाईचारा ग्रामीण समुदाय का स्वरूप निश्चित करने में सहायक था। और इसी कारण इरफान हबीब ने ग्रामीण समुदाय शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। इसके अलावा एक और इतिहासकार हैं जो कि मोन्स रेट के नाम से पुकारे जाते हैं और उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जब पुर्तगाली भारत में आए थे और उन्होंने भारत में कोंकण क्षेत्र पर अधिकार किया था, तो ग्रामीण प्रतिनिधियों के द्वारा राजस्व की मांग का निर्धारण और वित्तीय संचय के लिए ये माना था कि प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व माना जाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति कर देने या कर अदायगी का हकदार था और वह भू राजस्व का भुगतान करता था और वह भू राजस्व ग्राम कोष में डाल दिया जाता था। और ये जो काम देखता था ग्राम समुदाय में, उसको पटवारी कहा जाता था, जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं पटवारी किसानों का लेखाकार होता था। यानी ग्राम समुदाय के द्वारा संयुक्त रूप से पटवारी की नियुक्ति की जाती थी और वह इनका लेखा जोखा रखता था और राजकीय सेवक के रूप में वह कार्य करता था। अब प्रश्न ये उठता है कि पटवारी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसकी उपस्थिति के संबंध में हमें जो उल्लेख प्राप्त होता है साक्ष्यों से, उसमें ये कहा गया है कि कैसे पटवारी की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें प्रत्येक गांव की आय कितनी है और उनका खर्च कितना है, इसके लिए संयुक्त रूप से वित्त शाखा स्थापित की गई। और औरंगजेब के शासनकाल में पटवारी से दस्तावेज़ों को बनवाया गया और बहियों के रूप में इस प्रकार से
इसका अस्तित्व हमें देखने को मिला कि संपूर्ण विवरण उस काल का हमें प्राप्त होने लगा। और इस रूप में जो बहियों में हमें विवरण प्राप्त होने लगा आय और व्यय का, वह उसकी जो व्यवस्था की गई उसमें प्रत्येक काश्तकार अपनी किस्त राशि के रूप में उसमें डालता था और भू राजस्व के अधिकारी की जो मांग थी, उधार ली गई जो राशि थी और गांव के सामाजिक धार्मिक जो परोपकारी कार्यों पर व्यय किया जाता था, उस सब का विवरण उसमें हमें प्राप्त होता था। और इस प्रकार से संयुक्त व्यवस्था ग्रामीण समाज के अंतर्गत पटवारी के माध्यम से की गई थी, जिसका विवरण हमें इस मध्यकालीन इतिहास में प्राप्त होता था। और इस कार्य प्रणाली, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये कार्य जो प्रणाली थी वो हर गांव में एक सी नहीं थी और इस कार्य प्रणाली ग्राम समुदाय का विकेंद्रीकरण हो गया था और गैर सामुदायिक आधार पर भी ग्राम समाज का अस्तित्व हमें देखने को मिलता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमें ग्रामीण समुदाय में व्यावसायिक वर्ग से संबंधित देखने को मिलती है। अब हम लेंगे इसके बाद, अभी तक आपने देखा कि तीनों श्रेणियों में किस प्रकार से अधिकारों में परिवर्तन देखने को मिला, भू स्वामित्व किसान का किस प्रकार से पाया जाता था और खेतिहर किसान के अलावा व्यवसाय वर्ग की स्थिति क्या थी और उससे किस प्रकार से पटवारी का अस्तित्व हमें कृषक समाज में देखने को मिला, ग्रामीण समुदाय में देखने को मिला। अब इसके अलावा कुछ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुगल कालीन हमें ऐसे दस्तावेज उपलब्ध होते हैं उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में, जो कि ग्राम अधिकारियों के नाम से पुकारे जाते थे। और उसमें उत्तरी भारत में उसे ग्राम अधिकारियों को मुकदम के नाम से जाना जाता था और दक्षिणी भारत में पाटिल के नाम से जाना जाता था। और ये मुकदम और पाटिल गांवों की भूमि से संबंधित भू राजस्व से संपूर्ण व्यवस्था की देखरेख किया करता था। एक गांव में जो इनकी व्यवस्था की गई थी उसमें एक गांव में एक मुकदम जरूर होता था और इसके हमें कई साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। और कहा जाता है कि इनके जो अधिकार होते थे, इनके अधिकारों को वंशानुगत यानी धनाढ्य जो व्यक्ति हुआ करते थे, उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए, उनकी व्यक्तिगत संपत्ति को बनाए रखने के लिए कहा जाता है कि वो उस संपत्ति को बेचने और खरीदने का अधिकार भी रखते थे। और इससे हमें ये साबित होता है कि उस काल में मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास होना प्रारंभ हो गया था और राजस्व अधिकारी मुखिया के द्वारा अपने कार्यों का संपादन करते थे और उनको विभिन्न अधिकार गांव के लोगों को के द्वारा दिया जाता था। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है स्टूडेंट्स कि इन मुकदम का कार्य क्या हुआ करता था। तो मुकदम के कार्यों में सबसे पहला उनका काम होता था गांव के प्रत्येक किसान से भू राजस्व के हिस्से को एकत्रित करना। ये इनका पहला काम हुआ करता था, यानी हर किसान से कर प्राप्त करना, जो उनका निश्चित हिस्सा था वो प्राप्त करना। और वो जो हिस्सा था कहा जाता है कि निश्चित कर दिया गया था और अनुदान के रूप में उनको 2.5% और देना पड़ता था, जिससे कि अन्य कार्य गांव के किए जा सकें। और कहा जाता है कि इसमें मुकदम का जो लाभ था वो भी इसी से दिया जाता था, उसका भुगतान भी इसी से किया जाता था। और
इसके दूसरा कार्य इनका हुआ करता था मुकदम का प्रशासनिक एवं फौजदारी कार्य करना। इसके अंतर्गत जो इनका कार्य क्षेत्र था, गांव में यदि किसी की चोरी हुई है, किसी के यहाँ डकैती हुई है और किसी यात्री की हत्या हुई है या लूटमार हुई है, तो ऐसे अपराधियों को पेश करने का अधिकार या दायित्व भी इनका ही पाया जाता था। और उनका दायित्व था कि निर्दोष गरीब को दंड नहीं मिले। लेकिन इसके विपरीत कई ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं जिसमें निर्दोष गरीब अपराधी को रूप में इन्होंने पेश किया और इससे उनको काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ा। तीसरा इनका जो काम होता था वो ये था कि जो बंजर या गैर जोत की भूमि है, उस भूमि को ऐसे काश्तकारों को दिया जाए जिससे कि वो जोत की भूमि में परिवर्तित हो जाए। यानी बंजर भूमि को ऐसे किसानों को देना जो कि खेती करने योग्य भूमि में परिवर्तित हो जाए। तो ये काम भी मुकदम के द्वारा किया जाता था और इसका लाभ भी वो उठाते थे। और उसमें मुकदम किस प्रकार से लाभ उठाता था कि कई ऐसे हमें प्रमाण मिले हैं, जैसे जो धनी व्यक्ति होता था वह इसको खरीद लेता था और इससे वो अधिक लाभ की प्राप्ति कर लेता था, और जो वास्तविक हकदार होते थे उनको ये लाभ प्राप्त नहीं होता था। तो इस प्रकार की अधिकार या कर्तव्य मुकदम के निश्चित किए गए थे। और पूर्व में पटवारी का जो काम होते थे उसमें उनका पहला पटवारी का अबुल फजल, जो हमारा इतिहासकार है, उन्होंने ये बताया है कि पटवारी का जो काम होता था वो पहला काम ये होता था कि गांव की आय और व्यय का हिसाब रखना और किसान से भू राजस्व की वसूली करना और राज्यों को उसका भुगतान का हिसाब रखना और पट्टे बनाना और राजस्व संबंधी दस्तावेज जमा करना, अंकित करना, यह पटवारी का कार्य होता था। और हिसाब बही और अथवा कागज हिसाब रखता था वो, यानी बहियाँ बनाता था जिसमें हिंदी और स्थानीय भाषा से वह इन सभी आय व्यय का और कार्य का उल्लेख करता था। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी इनके पटवारी और मुकदम के जो प्रशासनिक सुधार थे और कार्य थे उनमें सुधार किया गया था। और इस प्रकार से हम देखते हैं, इन सभी आधारों पर ये कहा जा सकता है कि जहाँ कहीं भी ग्रामीण समुदाय का अस्तित्व था वहाँ सेवक के रूप में ये पटवारी और मुकदम कार्य करते थे और इसके बदले में उनको वेतन दिया जाता था और वह भी वेतन भी ग्राम खर्च के अंतर्गत ही आता था। और इस प्रकार से यह अंत में निष्कर्ष रूप में यह कहना कठिन है कि ग्रामीण समुदाय के विघटन से, पतन होने से पटवारी की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा और मुकदम की स्थिति में या उनके अधिकारों में कितनी वृद्धि हुई, यह कहना कठिन है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से ग्रामीण समुदाय के संबंध में पढ़ा और सभी वीडियो के माध्यम से कृषक और ग्रामीण समुदाय की मध्यकालीन स्थिति को हमने देखा। इसके साथ ही यह टॉपिक आपके समाप्त होता है। धन्यवाद। देखना यार ये हुआ भी है या नहीं हुआ, इतना तो मैंने कर दिया। आधा ही हुआ है या देखना पड़ेगा एक बार।